ज्यादा लोग हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत कैसे ना हारे? हिम्मत ऐसे ना हारे क्योंकि हर काम जो है ना वो अर्जी है दुनिया के अंदर ना। मतलब आप अगर कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई मसले मसाइल है, तो ये अर्जी है। ये हमेशा 3 साल तक आपके ऊपर जो है परेशानी नहीं रह सकती। 3 साल तक आप मुसलसल डिप्रेशन का शिकार नहीं रह सकते। आप 3 साल भी ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 1 साल तक भी मुसलसल नहीं रह सकते। आप हिम्मत क्यों हारोगे? मतलब आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि इस टाइम जो है ना आप कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात है और आप मर जाएंगे अगर आप ये काम नहीं छोड़ा, तो थोड़ा सा ब्रेक ले ले मेरे ख्याल से, और ब्रेक के बाद से दोबारा से आके और पावरफुल जरिए से जो है ना उस पर वो कर दे। लाओत्ज़ो ट्राई करें। लाओत्ज़ो जो एक 5000 साल पुराने फिलोसोफर है, वो कहते हैं कि जी जब गोल पे जा रहे हो और थक जाओ तो आराम कर लो, गोल ना छोड़ो। हम एक इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं एज ए नेशन, और इस नेशन के अंदर इर्तिका होना शुरू हो गया है, बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गया है, और मेजॉरिटी पाकिस्तान को इर्तिका नज़र नहीं आ रहा है। यानी बीज से पौधे निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो अभी बहुत छोटे हैं, अभी इसमें फ्रूट आने में टाइम है। लेकिन ये फ्रूट जो है ना, ये 3 से 4 साल में आना शुरू हो जाएगा, और इतना ज़्यादा फ्रूट आएगा कि रोड पे भी मिल रहा होगा, गली के कोने पे भी मिल रहा होगा, कोई भूखा नहीं रह सकेगा। इस इल्म की वजह से जो ये लहर आ रही है, समंदर पूरा आ रहा है, एक रेवोल्यूशन आ रहा है जिसका मेजॉरिटी को एहसास नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से कोरोना का एहसास नहीं हुआ लोगों को, लेकिन कोरोना ने पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन लेके आ गया। 80 मिलियन स्मार्टफोन बिके पाकिस्तान में, कोई छोटा नंबर नहीं होता। 80 मिलियन 3 ऑस्ट्रेलिया के बराबर होता है, 20 स्लोवाकिया के बराबर होता है। एक पूरे ऑनलाइन आ गए हैं, लेकिन इन लोगों को अभी तक ऑनलाइन आने के बाद व्हाट्सएप चलाना आ गया है, थोड़ा थोड़ा फेसबुक पे आईडी बना ली है, यूट्यूब पे चलाना आ गया, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि इससे फ़ायदा क्या उठाना है। मैं अपना अगर पर्सनली आपको बताऊं तो मेरे अंदर जो पेशेंस आया है, जो सब्र आया है, जो बर्दाश्त आया है, जो नफरत, मतलब पहले छोटी सी छोटी बात पे मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, नफरत की तरफ चला जाता था, वो चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो हो गई है ऑलमोस्ट। और वो मैं समझता हूँ कि रेहान भाई का उसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। मैंने तो ये सीखा है लाइफ में कि कोई नहीं आता आपको वो करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। क्योंकि देखो दुनिया देखती है हमारा बाहर का, कि सामने हम क्या है। अब इस टाइम में जब तुर्की में मैंने आपको जो कहानी सुनाई है, सामने से लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि आप तो ठीक ठाक हो, आप तो सही खा रहे हो, गप लगा रहे हो, मजाक कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं बीमार हूँ। लेकिन मुझे अंदर से पता था कि अंदर से क्या हालचाल चल रही है और क्या जो है जंग चल रही है। 13 साल पहले आपने रेहान अल्लाह वाला की एक वीडियो देखी जिसमें वो एडसेंस के बारे में बता रहा था कि क्या होता है, सादे से अंदाज में बता रहा था, आपको समझ में आ गई। उस 13 साल की जर्नी में आपके ख्याल में रेहान अल्लाह वाला की वजह से आपके बैंक अकाउंट में तकरीबन कितने पैसे ऐड हुए? मेरे ख्याल से 10-12 करोड़ तो हो गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अब्दुल वली के पास आए हैं और अब्दुल वली ने एक नई कंपनी बनाई है डिजिटल ट्रेनिंग के लिए। पहले इनकी वेबसाइट थी onlineustad.com। तो वली अब क्या प्लान्स हैं, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ लोगों को आप पढ़ाने के लिए क्या सिखाना चाहते हैं? बस सर, आपने अगर आपको याद हो हम इस्तांबुल में मिले थे, तो आपने मुझे कहा था, वहाँ पे हमारी कुछ डिस्कशन चल रही थी, आपने कहा दोबारा टीचिंग शुरू करो और या दोबारा जो है ना पढ़ाना शुरू करो, जो तुमने किया है तो वो दूसरे को सिखाओ। फिर ये तो काफ़ी मतलब 5-6-7 महीने पहले की बात है या साल पहले की बात है। तो फिर जो है और ऐसे इवेंट्स हुए कि उसने इवेंचुअली मुझे इस पे वो किया कि मैं चाहूँगा कि आप वो इवेंट भी बताएं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला किस तरह से काम लोगों से लेते हैं ना। तो आपने पैसे कमाए, आपने तुर्की के लिए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और आपकी सिटीजनशिप फंस गई ना, बाहर ना आप अपार्टमेंट, और आपने बेहतरीन खूबसूरत बहुत महंगा अपार्टमेंट खरीदा। मैंने आपका घर भी विजिट किया, बहुत हर चीज़ ऑटोमेटिक, हर चीज़ ज़बरदस्त, स्विमिंग पूल अगड़म बगड़म सब कुछ खूबसूरत इलाके में, मौसम भी अच्छा, पीछे आपकी वॉकिंग के लिए भी आप जाते थे। तो फिर आपका वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट से शुरू करें कि कैसे एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद क्या हुआ। इंसान जो है ना डिफरेंट प्लान करता है और कुदरत की तरफ से कुछ डिफरेंट प्लान होता है, इंसान को नहीं पता होता। और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ तो मुझे तब पता चला, वरना पहले मैं समझता था कि ऐसा नहीं हो सकता मतलब इंसान के साथ।
तो वहाँ मैंने घर वगैरह लिए थे, सारी सेटिंग वगैरह हो गई थी, फैमिली भी सेटल हो गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी। तो सडनली वहाँ पे मुझे आप हार्ट अटैक कह लो या कुछ भी कह लो, मैं एक दिन अचानक गिरा वहाँ पे ना ज़मीन पे, और वापस उठा तो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ख़ुद को पाया। तो उसके बाद वहाँ से तो मैं सर्वाइव कर गया। लेकिन वहाँ जो सर्वाइवल का जो उनसर था ना कि जी आप जबान नहीं बोल पा रहे थे, वो मैं बताता हूँ आपको। वो तो एक एक अलग कहानी है, बड़ी खतरनाक, कि वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिस दिन मेरे साथ ये वाक़या हुआ उसके बाद तो ये कि मैं सर्वाइव कर गया इन अटैक को, क्योंकि कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं कि उसमें आपकी जान चली जाती है, कुछ ऐसे होते हैं कि आप सर्वाइव कर जाते हो, दोबारा उठ जाते हो। लेकिन उठने के बाद जो है फिर उस तरह नहीं रहा, मतलब न एनर्जी रही, न लाइफ उस तरह रही, और बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन और बेचैनी, घबराहट और अजीब अजीब किस्म की, मतलब ऑटो पायलट पे चला गया दिमाग के। अब मतलब ये ऐसे लगता था कि अब नेक्स्ट लम्हे जो है मौत आने वाली है, अगर आज बच गए तो कल आएगी, कल बच गए तो अगले दिन आएगी। तब एक अजीब सी सिचुएशन हो गई। अगले बहुत सारे महीनों तक जो है ये चलता रहा। तो उसमें ये था कि मैं हॉस्पिटल जाता था कोई चेकअप वगैरह के लिए, तो उसमें वहाँ पे जो है ना ज़ुबान का मसला आता था। उनको ज़ुबान नहीं आती, जो वहाँ के लोग हैं उनको इंग्लिश के अलावा, तुर्किश ज़बान के अलावा कोई और ज़बान नहीं आती। डॉक्टर को भी नहीं आती, डॉक्टरों को किसी को भी नहीं आती। उनका कंप्यूटर भी जो है ना वो तुर्किश ज़ुबान में होता है। मैंने एक दोस्त को ये टेस्ट के रिजल्ट भेजे, मैंने कहा ये चेक करो इसमें क्या है, क्या रिजल्ट है। तो उसने मुझे वापस भेजे कि ये कौन सी ज़ुबान में, मैं तो समझ रहा था इंग्लिश में है। तो जब मैंने गौर किया तो वो इंग्लिश में नहीं थे। तो उससे मेरी प्रॉब्लम और बढ़ गई। तो वो जब प्रॉब्लम बढ़ी तो फिर ये हुआ कि इवेंचुअली मैं पाकिस्तान आया। मैंने कहा वहाँ ट्रीटमेंट करता हूँ। यहाँ आया तो मेरी अम्मी बीमार हो गई, वो अपनी टेंशन छोड़ के फिर उसके पीछे पड़ गए। हॉस्पिटल के अंदर जो है काफ़ी अरसे तक दाखिल रही वो। फिर और इसी तरह की फैमिली के मसाइल ऐसे आए कि जिसकी वजह से मैं तुर्की वापस जा ही नहीं सका। मतलब वहाँ के घर और सिटीजनशिप और सारी चीज़ें उधर ही रह गई। तो फिर करते करते यहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स में, और जब मैं गया आगे पीछे लोगों से मुलाकातें हुई, आपसे मुलाकात होती रही, और हम लोगों ने बहुत जगह पे घूमा, फिर इस्लामाबाद गए, दूसरी जगह गए। तो इवेंचुअली ये जहन में आया कि यार दोबारा अपना पुराना एक और हादसा बीच में हुआ कि एक लड़का आपसे मोबाइल चोरी करके लेके गया। वहाँ से भी आपने कहा कि हालात इतने ख़राब हैं तो मुझे वापस वाकई आ जाना चाहिए। हाँ, वो कराची में मैं था, तो यहाँ पे मेरे मोबाइल में 4 साल का डेटा था उसके अंदर, और वो मैंने मोबाइल लैपटॉप पे ट्रांसफ़र भी नहीं किया था। और मेरे पास वॉलेट था जिसमें मेरा शनाख्ती कार्ड, तुर्की के कार्ड्स, बैंकों के कार्ड्स और सारी चीज़ें थी। तो सडनली वो मैं बाहर बैठा हुआ था चाय वाले के होटल के कैफे के बाहर, तो गन वाले आए और उन्होंने कहा कि ये हमें दे दो। तो हमने कहा यार ये इसमें बड़े कीमती चीज़ें हैं, तो उनके पास टाइम कम होता है, तो उन्होंने कहा बस ये दे दो वरना ये गोली। अब फिर हमने उसको दे दी। तो उसके लिए फिर मुझे तुर्की जाना पड़ा, हालांकि वहाँ के बैंक के कार्ड्स और तुर्की का सिम कार्ड था मेरे मोबाइल के अंदर। तो उससे मुझे बहुत, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये चीज़ भी हो सकती है, यानी कि चंद पैसों के लिए लोग जो है ना आपका इतना डाटा वगैरह लेकर जा सकते हैं। तो उसने भी वाकई बड़ा मतलब जहन पे असर किया कि इतनी गुर्बत है, इतनी मसला है, तो मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए और कुछ एग्जाम्पल देना चाहिए, और इन लोगों के लिए कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि जरूरत ना पड़े पिस्तौल उठाने की, और साथ ही साथ जो है वो उनको कुछ नजर आए ना कि कुछ उम्मीद की किरण नजर आए कि यार ये चीज हो सकती है, तो हम क्यों ये इस तरह लोगों की जान के वो बन जाए, दुश्मन बन जाए चंद पैसों के लिए। क्योंकि वो 5-10 हज़ार की, मेरे ख्याल से मोबाइल अगर आपका 1 लाख का भी है ना, तो 5-10 हज़ार से ज़्यादा में नहीं बिकेगा। तो मैंने कहा इस चीज़ के लिए बड़े स्केल पे कुछ करना चाहिए। यानी कि हम लोगों ने मैंने बहुत काम किया है इस सिलसिले में, लेकिन बड़े स्केल पे मैंने कहा अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर कुछ बहुत बड़ा करना होगा। यहाँ से आपको अंदाजा हुआ कि कुदरत कुछ और चाहती है आपसे। मुझे ये लगा कि हाँ कुछ ऐसा है, तो मैं इसकी फिर मैं सारी चीज़ें छोड़ के इसके पीछे लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब तुर्की और अरब सारे मैंने साइड पे किया। मैंने कहा उसको साइड पे डालो अभी, तो अभी कुछ ये इस पे ट्राई करते हैं। और मेरे लिए जो मैंने ये भी ऑफिस बनाया है, जो कंपनी बनाई है, जो सारी चीज़ें की है, इसका मुझे बिल्कुल 0/0 एक्सपीरियंस था। मतलब पहले मैंने कभी ज़िंदगी में कंपनी रजिस्टर नहीं करवाई है, और ना मैंने कोई ऑफिस, ना मैंने कोई हायरिंग की है बंदों की। ये सामने हमारे बंदे, ये वीडियो एडिटर है वक़ार भाई, और सोशल मीडिया मार्केटर है हमारे साथ, SEO का बंदा है, और जो है हम लोग हायर कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और दूसरे कंटेंट राइटिंग वगैरह के लिए। तो ये सारा प्रोसेस जो है मुझे पहले आइडिया नहीं था, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया। और मैंने
बस तजुर्बा किया, एंजॉय किया और मुझे सीखने को मिला, मतलब हर चीज़ के बारे में सीखने को मिला। यहाँ मैं आपको रोकूंगा। देखिए, आप एक वैसे आदमी है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम पहली दफा किए। सब्जी बेचने से लेकर ऑनलाइन पढ़ाना, अमेरिका जाना, दुनिया घूमना, ये सारे वो काम है जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी बेचारा पढ़ा लिखा भी सर पकड़ के खुद आता है कि यार ये कैसे होगा। तो आप ये मैसेज बताएं, लोगों को बताएं कि क्या है आपके अंदर वो खास बात जो दूसरे लोगों में नहीं है, कि वो आप कर जाते हैं और दूसरे नहीं कर पाते। वो क्या चीज़ है? वो पढ़ाई तो आपके पास नहीं है, स्कूल आप गए नहीं है, कॉलेज आप गए नहीं है, तो वो क्या है? वो कहाँ से इंजेक्शन मिलता है, गोली कहाँ मिलती है, वो खा ले तो आदमी जो है वो फिर सब कुछ कर सकता है। सर मेरे ख्याल से ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से और भी लोग कर सकते हैं, जो स्कूल गए हैं वो भी कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, कोई खास होते हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी कोई खास होते हैं। और मेरा अपना आजादी तो आपके ख्याल में खास होना जरूरी है या कोई भी कर सकता है? ये जो बैठे हैं ये सब कर सकते हैं या उनके पास कोई गोली खाना जरूरी है या कोई खास टीका लगवाना जरूरी है? टीका लगवाना नहीं, ये मेरे ख्याल से नेचुरली होता है। नेचुरली इस तरह होता है कि जैसे मैं हूँ पर्सनली, तो मैं बचपन से लेके, हालांकि मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन बचपन से लेके मुझे एक वो होती है, वो क्यूरियोसिटी जो जिसको कहते हैं ना, तो वो मुझे सस्पेंस है लाइफ के अंदर कि यार ये क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, ये चीज़ अगर ये हो रही है तो ये क्यों हो रही है। ये अगर मसलन पैसे की, मैंने जैसे कहा ना, मैं शुरू में जो छोटे और जॉब करता था, सब्जी बेचना, बिरयानी बेचना, दूसरे काम करना, वहाँ पे मुझे लगता था कि यार मैं ये इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। मतलब तो मैं सोचता था, लेकिन उसका वो मौका नहीं मिलता था। लेकिन तो मौका तो कहीं से आपने खींच के लाए ना। हाँ, तो उसके पीछे मैं घूम रहा था, लेकिन मुझे वहां पे कोई क्लिक नहीं कर रहा था ना, कि कहीं पे क्लिक कर जाए और मुझे पता चले कि हाँ ये चीज मैं अभी इसमें करूँ तो कुछ बड़ा हो जाएगा। वो वही था 2009 में, जब मुझे पता चला कि इंटरनेट से आप पैसे कमा सकते हैं, जिसकी स्टोरी हमने ऑलरेडी कई जगह पे पब्लिश की है। तो जो और लोग बिरयानी बेच रहे हैं, जो और लोग सब्जी बेच रहे हैं, जो और लोग तरखान का काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी तो है, लेकिन वो अपनी क्यूरियोसिटी को अमल में कन्वर्ट नहीं, एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। अमल में, यानी कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लग के, कहते हैं ना कि अमल से बनती है जिंदगी, जहन्नम भी जन्नत भी, तो वो अमल नहीं कर रहे, सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं। क्या ये वजह है? ये वजह हो सकती है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको उसके पीछे जाना ज़रूरी है, और मुसलसल कंटिन्यूसली जब तक आप उस तक पहुंचते नहीं है जो चीज़ आप चाहते हैं, तो वो आप नहीं करेंगे तो आप नहीं पहुंच सकते। तो मेरे ख्याल से लोग कोशिश नहीं करते। और आपके ख्याल में कोशिश क्यों नहीं करते? कोशिश इसलिए नहीं करते कि कोई थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते, लेकिन उनको लगता है कि यार ये मुश्किल है, नहीं हो सकता, और ये मतलब झूठ है, और आगे जो है ना वो समझते हैं कि नहीं कर पाएंगे वो। तो आपको नहीं लगता कि झूठ है? आप कहते हैं नहीं झूठ नहीं है, सच है। आपको भी तो झूठ शक होता होगा कि शायद ही नहीं। हाँ, लेकिन मुझे कई जगह पे मुझे भी लगा कि झूठ है, लेकिन मैंने कहा कि अब ट्राई करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज तो करना है। अब जैसे अभी यहाँ पे मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ये भी मैंने बहुत टाइम तक सोचा कि नहीं करना चाहिए, यानी कि ऑफिस की क्या जरूरत है, घर से करो, अकेले करो। तो एंड में जाके मैंने कहा नहीं, ये करना पड़ेगा। बार बार जाके मैंने बहुत इसको अवॉइड किया, लेकिन एंड में जाके अब मुझे करना पड़ रहा है। तो जब करने की नियत कर ली तो उसके लिए कोशिश करी, फेलियर हुए, फिर कोशिश करी, फेल हुए, यही बिल्कुल हर बार तो ट्राई करना जरूरी है। हिम्मत कैसे ना हारे? ज्यादा लोग हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत कैसे ना हारे? हिम्मत ऐसे ना हारे क्योंकि हर काम जो है ना वो अर्जी है दुनिया के अंदर ना। मतलब आप अगर कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई मसले मसाइल है, तो ये आर्जी है। ये हमेशा 3 साल तक आपके ऊपर जो है परेशानी नहीं रह सकती। 3 साल तक आप मुसलसल डिप्रेशन का शिकार नहीं रह सकते, या 3 साल भी ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 1 साल तक भी मुसलसल नहीं रह सकते। तो हर चीज़ जब वो है ना, तो आप हिम्मत क्यों हारोगे? मतलब आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि इस टाइम जो है ना आप कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात है और आप मर जाएंगे अगर आप ये नहीं काम नहीं छोड़ा, तो थोड़ा सा ब्रेक ले ले मेरे ख्याल से, और ब्रेक के बाद से दोबारा से आके और पावरफुल जरिए से जो है ना उस पर वो कर दे, ट्राई करे। लाउत्ज़ो जो एक 5000 साल पुराने फिलोसोफर है, वो कहते हैं कि जी जब गोल पे जा रहे हो और थक जाओ तो आराम कर लो, गोल ना छोड़ो। सही है, बिल्कुल 100%। यही तो मैं अभी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको यही बता रहा हूँ कि कई बार जो है चीज़ों से मैं खुद भागा हूँ ना, बाद में वापस आया हूँ। तो उस टाइम जब मैं भागा हूँ तो बाद में मुझे लगा कि मैंने गलती की है, मुझे स्लो करना चाहिए था। अगर मैं थक गया तो मुझे ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन मुझे भागना नहीं चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनसे मैं भागा हूँ ज़िंदगी में। तो
मतलब जिसमें मैं अपने काम को बहुत आगे लेवल पे लेकर जा सकता था, लेकिन मैंने कहा यार ये जो है ना आगे मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दिया आपने। तो मैंने छोड़ दिया। बाद में 1 साल बाद मुझे लगा कि ये मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, तो 1 साल इंतजार कर लेना चाहिए। हाँ, इंतजार कर लेना चाहिए था, उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। भले वो दोस्त लोग बहुत आराम से भी अगर वो प्रोग्रेस करें ना तो ठीक है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यही लाइफ के गोल के बारे में भी है कि आप स्लो हो जाओ, कभी तेज हो जाओ, लेकिन ये कि उसको छोड़ो मत, अपनी चीज को छोड़ो मत। आपको लाजमी उसके अंदर अपना मंजिल पे पहुंच जाओगे। कोई दवाई की गोली का नाम बताएं जिसको खाने से जो है वो छोड़े नहीं, क्योंकि अक्सर लोग छोड़ देते हैं, ये चलते ही नहीं। दवाई ये कौन सी दवाई है? पैराडोल, कोई पैरासिटामोल, कोई टायरानोल, बस ये सारे आर्जी है ना। आप थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन देगी, उसके बाद जो है फिर आपको बस आप खुद ही है ना, आप खुद गोली है। आप अपने आप को गोली बनाए, पैराडोल बनाए, और हर चीज़ को जो है ना वो उसके थ्रू इलाज करे। मैंने तो ये सीखा है लाइफ में कि कोई नहीं आता आपको वो करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। क्योंकि देखो दुनिया देखती है हमारा बाहर का कि सामने हम क्या है। अब इस टाइम में जब तुर्की में मैंने आपको जो कहानी सुनाई है, सामने से लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि आप तो ठीक ठाक हो, आप तो सही खा रहे हो, गप लगा रहे हो, मजाक कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं बीमार हूँ। लेकिन मुझे अंदर से पता था कि अंदर से क्या हालचाल चल रही है और क्या जो है जंग चल रही है। तो यही है ना कि आप खुद जब तक नहीं वो करेंगे चीज़ें तो जंग क्या थी? वो जो जंग अंदर चल रही थी, डिस्क्राइब कर सकोगे? अंदर यही जंग ना कि कुछ होने वाला है, बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। उससे डर लग गया था, उससे मुझे डर लग गया था। और बुरा वही कि मतलब आपकी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं। आपको मौत से डर लगना? मुझे मौत से बहुत ज्यादा, मतलब मुझे हर जगह दिखता था कि यहाँ पे मेरी मौत हो जाएगी, यहाँ मैं भागता था मौत से। कभी कभी तो मैं वाकई में दौड़ लगा देता था, क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसके साथ भी ये हुआ था, सऊदी अरब में वो है, तो उसने मुझे कहा था कि जब ये बहुत ज्यादा तंग करे ना तो भागना शुरू करो। सही है। तो जो लोग तंग हो रहे हैं जिंदगी से, अपने परेशानियों से भागना शुरू कर दें और उसकी तरफ भागना शुरू कर दें। मैं तो कहूँगा जैसे उन्होंने कहा कि इन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी, जिम शुरू कर दिया, अपने दिमाग को हटा दिया उस सोच से जो सोच आगे बढ़ने से रोक रही थी, जो खौफ आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो अब इस जगह का नाम आपने रखा है नया, क्या नाम है? डिजिटल सिविलाइजेशन। आप फेसबुक में लिखेंगे तो भी लिस्ट में आ जाएगा, प्लेसेस में गूगल में लिखेंगे तो भी आ जाएगा। उसको ऑलरेडी हमने वहाँ लिस्ट कर दिया है। अब यहाँ क्या पढ़ाने जा रहे हैं आप? यहाँ पे हमारा इरादा ये है कि एक तो हम अपने जो है ना प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, अपने जो मेरे जो अपनी एक्टिविटीज़ है, मतलब जो सोशल मीडिया वगैरह जो मैं ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, कोर्सेज वगैरह बनाता हूँ, तो उनको हम मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, अपनी वेबसाइट्स वगैरह को इम्प्रूव करेंगे, सोशल मीडिया प्रेजेंस को इम्प्रूव करेंगे। उसके अलावा फिर यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें जो सोशल चेंज भी लेकर आए और रेवेन्यू भी जनरेट हो और एक ओवरऑल इम्पैक्ट उसका क्रिएट हो। फिर उसके अलावा जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, तो ट्रेनिंग में हमने ये सोचा हुआ है कि यहाँ पे हम लोग लाइव ट्रेनिंग्स दें लोगों को। यहाँ से जो आपने ये देखे हैं ना केबिन्स, यहाँ से हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों को ट्रेन करें वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, जहाँ भी हो लोग, तो उनको हम लाइव ट्रेनिंग्स दें। मुख्तलिफ टॉप ट्रेंडिंग जो कोर्सेज है, जो टॉपिक्स है, उसके ऊपर हम उनको वो ट्रेनिंग दें, ताकि जिससे वो लोग पैसे भी कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी भी चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए हमने तरीका ये किया है कि हम टीचर्स के थ्रू नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ाएंगे एक्सपर्ट्स के थ्रू। अच्छा, एक्सपर्ट और टीचर में क्या फर्क है? टीचर में ये कि हम अगर टीचर का एड दे देते हैं ना, तो हमारे पास 100 बंदे आ जाते हैं टीचिंग करने के लिए, क्योंकि हर बंदा कहता है कि हर टॉपिक को टीच कर सकता है, पढ़ा सकते हैं, पढ़ाना नहीं आता, लेकिन बहुत कम लोगों को। तो हमारा ये कि गाड़ी कैसे चलानी पढ़ा सकते, खुद गाड़ी चलानी, खुद गाड़ी। तो ये हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग अगर टीचर का भी ऐड देते हैं ना, तो हम लोग बोले कि नहीं टीचर नहीं, हमें एक्सपर्ट चाहिए। जब एक्सपर्ट आता है इंटरव्यू के लिए, हमें बोलता है ये चीज़ आती है, ये आता है, ये आता है, टॉप टू बॉटम वो सारे हमें बताते हैं। उसके बाद हम उसको कहते हैं कि यार टीचिंग तो बहुत ईजी काम है ना, करना बड़ा मुश्किल है, एक काम करना बड़ा मुश्किल है और उसको टीच करना फिर ईजी होता है। अगर वो समझते हैं टीच करना मुश्किल है, लेकिन वो समझते हैं ना, लेकिन है टीचिंग आसान मेरे निस्बत, क्योंकि मैं बहुत अरसे से वहाँ। तो उनको हम कहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें आती है, हम आपको आसान काम देते हैं, आप टीच करो। तो वो खुश हो जाता है कि टीचिंग तो ईजी काम है। अक्सर मेजॉरिटी ये कहते हैं कि टीचिंग ईजी काम है, लेकिन जिनको नहीं आता वो भी तैयार हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें सिखा दो, तो हम टीचिंग के लिए तैयार है।
क्योंकि करने में तो लाजमी बात है, उसमें पर और चीज़ें बहुत ज़्यादा वो होती है। तो ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट्स के थ्रू जो ऑलरेडी उस फील्ड में पैसे भी कमा रहे हो, काम भी कर चुके हो, हर चीज़ कर चुके हो, तो वो आगे लोगों को पढ़ाएंगे ना, तो लाजमी बात है वहाँ से रिजल्ट आएगा। अब हम जो ट्रेनिंग हमारा इरादा है, तो हम अगर 10 बंदों को लेते हैं अपने ट्रेनिंग में, तो हमारा ये टारगेट है कि उसमें से 8 या 9 बंदे वो जो है वो काम फील्ड में करके दिखाए और दौरान ट्रेनिंग करके दिखाए। और अगर नहीं करके दिखाएंगे तो तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अगर वो हमारे जो हिदायत इंस्ट्रक्शंस है उस पर वो अगर अमल नहीं करते, तो ये हम बाकायदा उनको जब वो ज्वाइन करेंगे उस टाइम बताएंगे कि 50% में आप जाएंगे और वहाँ पे आप प्रोग्रेस नहीं दिखाएंगे तो आपको वहाँ से हम कोर्स से वो कर देंगे, यानी कि हम आपको बाहर कर देंगे कोर्स से कि आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमारे लिए कोई हमारे कोर्स में कोई आता है और वो फेल होता है, काम नहीं कर पाता, तो फिर नाम तो हमारा ही वो होगा ना कि ये हम उधर गए थे और जी वहाँ पे ये हुआ, और हम बंदा खुद काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये कि नाकामी का वो हमारे ऊपर आएगा। तो हम चाहेंगे कि ऐसे लोग हम लें, ऐसे स्टूडेंट्स भी ऐसे लें जो स्टूडेंट्स 100% वो कुछ करके दिखाए, यानी कि अच्छा। और फिर लाजमी बात है जब वो कुछ करके दिखाएगा तो 10 और बंदों को वो पढ़ाएगा ना आगे जाके। क्योंकि आप जब उनको पढ़ाओगे, हमारे यहाँ पे शुरू से आपको पता है कि जब ऑनलाइन उस्ताद भी मैंने बनाई थी, उस टाइम कोई एक बंदा जो है ना अपने घर में भी किसी को नहीं बताता था कि यार ये चीज़ कैसे होती है। तो उस टाइम मैंने ऑनलाइन उस्ताद बनाई और उससे पाकिस्तान में उस ज़माने के हिसाब से एक इनकलाब लेकर आ गया था पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। बहुत बेसिक नॉलेज थी, लेकिन बेसिक भी अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी 2009 में, और वो मतलब लाइफ चेंजिंग एक वीडियो थी। तो उसी तरह अब हम चाहते हैं कि अब ऐसी चीज़ हो कि लोगों को, क्योंकि एक एक्सपर्ट किसी को अपना सारा कुछ नहीं देना चाहता, नहीं, आज के ज़माने में भी हमारा ऐसा है कि एक बंदा अगर एक्सपर्ट है एक फील्ड में तो नहीं चाहता कि दूसरा भी एक्सपर्ट बने। लेकिन हम चाहते हैं, आप तो चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ बने। हाँ, तो अब हम इसी को तो प्रैक्टिकली हम दिखाना चाहते हैं ना कि आप एक एक्सपर्ट हैं तो एक्सपर्ट्स बनाएं। हम कह रहे हैं कि फेलियर की स्टोरीज जो है ना वो कम हो, और अगर कोई फेल भी होता है तो हम ये भी करेंगे कि हम वो भी पब्लिश करेंगे कि बंदा फेल क्यों हुआ। और इसमें टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज करवा रहे हैं, कोई आउटडेटेड कोई चीज़ नहीं, जो टॉप ऑफ द लाइन। यानी कि अगर हम एक मसलन वेब डेवलपर का कोर्स है ना, तो वेब डेवलपमेंट में वो चीज़ें सिखाएंगे नहीं जो आगे हमें पता है कि ये नहीं चलने वाली, उसको हम साइड पे कर देंगे। हम वो सिखाएंगे जो इस वक्त चल रही है और जिसका पता है हमें कि अगले 5-10 साल तक जो है ना वो चलेगी, तो सिर्फ वो टेक्नोलॉजीज हम आगे पढ़ाएंगे। अच्छा अब्दुल बरी, वक़ार मुझे नहीं जानते और वक़ार जैसे बहुत सारे साथी मुझे नहीं जानते, तो आप वक़ार को रेहान अल्लाह वाला का तारुफ करें, कौन है? रेहान अल्लाह वाला पाकिस्तान में आईटी की दुनिया के हवाले से और ऑनलाइन कारोबार के हवाले से सबसे बड़ी शख्सियत है। मतलब अगर आप इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं या इंटरनेट की दुनिया से वाबस्ता है या आईटी से वाबस्ता है, तो मेरे ख्याल से रेहान भाई को जानना चाहिए आपको। और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो है रेहान अल्लाह वाला आपको हर जगह पे मिलेंगे, उनके वीडियोस मिलेंगे, उनके आर्टिकल्स मिलेंगे। तो इसीलिए मैं सरप्राइज़ होता हूँ जब मैं देखता हूँ आईटी के। देखो, आप एक सब्ज़ी वाला अगर कहता है कि मैं नहीं जानता, अगर एक बाहर जाके जो है ना हमारा ये फर्नीचर वाला बोलता है कि मैं नहीं जानता, तो ठीक है। लेकिन जो बंदा इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, सोशल मीडिया से कनेक्टेड होता है, तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये क्यों नहीं जानते आप। अगर वक़ार जैसे लोग रेहान अल्लाह वाला को सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगे, तो वक़ार जैसे लोगों को 2 साल से 3 साल में क्या फ़ायदा होगा? वक़ार जैसे लोगों को जब वो फॉलो करेंगे रेहान भाई को, तो उनको फ़ायदा ये होगा कि एक तो उनका जो ये हेजिटेशन वगैरह है ना, रेहान जो है अभी मैं देखता हूँ ना, तो वक़ार भी थोड़ा सा हेजिटेट करता है पूछने में और चीज़ों में। एक तो ये हेजिटेशन कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, कम्युनिकेशन इनकी बहुत बढ़ जाएगी, लोगों से इनका जो है ना वो हो जाएगा, ऑनलाइन दोस्ती हो जाएगी, गपशप शुरू हो जाएगी, लोगों के बारे में जानना शुरू करेंगे, नए नए लोग मुख्तलिफ कंट्रीज से। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कि रेहान भाई जो है ना वो कनेक्टर है, लोगों को कनेक्ट करते हैं। स्पेशली जैसे आप कि बिजनेस से रिलेटेड कोई बंदा है ना, तो रेहान भाई आप के साथ उनको कनेक्ट करते हैं। हालांकि रेहान भाई इसकी कोई ना फीस चार्ज करते हैं। मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ जब ये लोगों को मेरे साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये इनको क्या फ़ायदा होगा इससे कि ये ग्रुप चैट स्टार्ट करवाते हैं कि जैसे आपका ये काम है तो आप इस बंदे के साथ जो है ना वो कनेक्ट हो जाए और एक दूसरे के साथ बात करें, अपने तजुर्बात शेयर करें और कोलैबोरेट करें, बिजनेस शुरू करें। तो ये
ऐसी चीज़ें हैं कि दुनिया के बारे में आपका पूरा जो है ना वो परसेप्शन ही चेंज हो जाता है, इंसानियत के बारे में, दुनिया के बारे में, मजहबी रवादारी के बारे में। और इन चीज़ों के हवाले से आपके अंदर जो है ना सबसे जो मैं अपना अगर पर्सनली आपको बताऊं तो मेरे अंदर जो पेशेंस आया है, जो सब्र आया है, जो बर्दाश्त आया है, जो नफरत, मतलब पहले छोटी सी छोटी बात पे मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, नफरत की तरफ चला जाता था, वो चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो हो गई है ऑलमोस्ट। और वो मैं समझता हूँ कि रेहान भाई का उसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। वकार, अगर वकार और वकार जैसे लोग अगर रेहान अल्लाह वाला को फॉलो करेंगे तो 3 से 5 साल में उनकी फाइनेंशियल हालत कैसे बदलेगी? अगर वकार भाई जैसे लोग रेहान भाई को फॉलो करेंगे तो फाइनेंशियली उनकी हालत बदल सकती है अगर उनके अंदर विल मौजूद है। क्योंकि रेहान भाई के साथ जितने ज़्यादा लोग दुनिया से कनेक्ट है उसमें ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं, आईटी से रिलेटेड है, और ख़ास तौर पे ऑनलाइन काम जो है लोग करते हैं और उसके हवाले से मवाद पब्लिश करते रहते हैं। और मैंने पर्सनली जो देखा है तो अगर कोई भी मसलन उस्मान चौथाई ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है, सनी अली भी ई कॉमर्स कर रहा है, तनवीर नल्ला ब्लॉगिंग कर रहा है, मैं ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से काम कर रहा हूँ, हम जब भी कुछ शेयर करते हैं तो रेहान भाई उसको रीशेयर कर देते हैं अपने प्रोफाइल के ऊपर। और रेहान भाई के पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर सिर्फ इनके प्रोफाइल पे है, तो सब तक वो मैसेज हमारा पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है कि किसी भी बंदे को कोई चीज़ चाहिए होती है उनको फ्री में मिल जाती है ऑनलाइन, वीडियो की सूरत में, आर्टिकल की सूरत में, और वो उस चीज़ से सीख के जो है आगे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर बिल्कुल ज़ीरो उनकी आमदनी है तो उसको $500 $600 पर लेकर जा सकते हैं, अगर $500-600 है तो उसको डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं उन वीडियोज़ के ज़रिए, उस नॉलेज के ज़रिए जो रेहान भाई अपने प्रोफाइल पे शेयर करते हैं। और इनके साथ जो लोग सर्कल में मौजूद है वो जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, और फिर ये इवेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इवेंचुअली आपकी आमदनी बढ़ जाती है। क्योंकि आजकल के ज़माने में नॉलेज और आपका जो सोशल सर्कल है वो दौलत है, उसको दौलत कहा जाता है। द न्यू करेंसी इज योर सोशल मीडिया एंड योर नेटवर्किंग। ये सारे काम जो रेहान अल्लाह वाला कराता है, इंफॉर्मेशन, लोगों से कनेक्ट करना, वीडियोस देना, ये यूट्यूब, लिंक्डइन और गूगल पे जाके लोग खुद भी कर सकते हैं। रेहान अल्लाह वाला की क्या ज़रूरत है? क्योंकि देखिए अगर आपके साथ एक इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ होता है और वो आपको ऐसी बातें बताता है जिससे आप इंस्पायर होते हैं, क्योंकि इंस्पायर होना, मोटिवेट होना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अकेले देखिए अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने स्टाफ के साथ में काम करना शुरू किया है ना, तो ये 3-4 दिन के अंदर काफ़ी जो है मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, मुझे नई नई चीज़ों को देखने का मौका मिल रहा है और सर्च करने का मौका मिल रहा है। अगर अकेले एक बंदा होता है घर पे, वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, चीज़ों को उस तरह नहीं कर पाता ना। तो चूंकि अभी तो इस टाइम हमारा ऑनलाइन दुनिया में हम लोग एक दूसरे के साथ सोशलाइज कर रहे हैं, तो उसमें ये कि अगर वो आपके साथ जुड़े रहेंगे तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकता है, चीज़ों को मतलब मोटिवेशन उसको ज़्यादा मिलेगी, इंस्पिरेशन ज़्यादा मिलेगी। और ऑनलाइन दुनिया में कामयाब होने के लिए ये 2 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। 13 साल पहले आपने रेहान अल्लाह वाला की एक वीडियो देखी जिसमें वो एडसेंस के बारे में बता रहा था कि क्या होता है, सादे से अंदाज में बता रहा था, आपको समझ में आ गई। उस 13 साल की जर्नी में आपके ख्याल में रेहान अल्लाह वाला की वजह से आपके बैंक अकाउंट में तकरीबन कितने पैसे ऐड हुए? मेरे ख्याल से तो 10-12 करोड़ तो हो गए होंगे। 10-12 करोड़ हो गए जी, सिर्फ रेहान अल्लाह वाला की एक वीडियो देखने से। मतलब उसमें आपका भी पार्ट है, और भी मैंने देखे थे, लेकिन ये कि आपका भी उसमें शामिल है, क्योंकि उस टाइम में उर्दू में देखना चाहता था। तो ये कि आपकी उर्दू में वीडियो थी, और उर्दू की आप जब उर्दू में बात करते समझाते लाजमी होते, लोगों के दिल में उतर जाती है वो बात, क्योंकि आपकी अपनी जुबान होती है। तो अंग्रेज़ों से हम लोग सीखते हैं, उससे ये होता है कि थोड़ा सा समझ तो हमें आ जाती है, लेकिन उस पर उस तरह हम अमल नहीं कर पाते जिस तरह आपकी वीडियो से करते हैं। और आपकी एक और बात मैं बताऊँगा कि सोशल मीडिया पर जो ज़्यादातर आपका कॉन्टेंट पब्लिश होता है वो उर्दू में होता है, और हमारे आवाम को, मेजॉरिटी को जो है ना इंग्लिश नहीं आती, मतलब कमज़ोर होती है इंग्लिश उनकी। तो और कमज़ोर इंग्लिश से हट की भी आपकी अपनी ज़ुबान में जब आप किसी को बता रहे होते हो तो वो उसके दिल में उतर जाते हैं, उसकी दिल पे जाके लगती है। तो इसलिए भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको फॉलो किया जाए, ताकि आपका उर्दू में कंटेंट होता है तो उससे इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। जो काम रेहान अल्लाह वाला करता है, कनेक्शन का, लोगों को मिलाने का, उनके बारे में बताने का, वो पाकिस्तान के तमाम चैम्बर के सदर भी करते हैं, दफ्तर वाले भी करते हैं, रोटरी वाले भी करते हैं, लायंस क्लब वाले भी करते हैं। इन सारों में और रेहान अल्लाह वाला के तरीक़े में क्या फ़र्क है? नहीं, वो तो नहीं करते।
उनका काम ही कनेक्ट कराना है सारा दिन, सुबह शाम। चेंबर्स वगैरह का तमाम चैम्बर ही काम नहीं, वो तो लेकिन ये कि खास जगह पे जाके कमरे में या किसी हॉल में जाके वहाँ चंद एक लोग होते हैं तो उनको वो करते हैं ना, तो उनका तो इतना इम्पैक्ट नहीं हो सकता। ऑनलाइन में ये है कि देखिए आप सोशल मीडिया के ऊपर करोड़ों अरबों जो है ना वो लोग हैं सामने, तो उन तक आपका मैसेज जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का इम्कान होता है और आप अपना मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जो चैम्बर्स वगैरह है और जो आपने बताए सारे इदारे, तो उनका तो बहुत लिमिटेड होता है ना, वो तो वहाँ पे लोग जाते हैं बैठ के खाना वाना खा के तो फिर निकल जाते हैं, भूल जाते हैं बात। ऑनलाइन तो बड़ा ज़रूरी है। 172 ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जिनका काम, इनको एसोसिएशन बोला जाता है, उनका काम ही लोगों को लोगों से जोड़ना है। उसके अलावा पाकिस्तान में बेतहाशा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पे भी लोग एक दूसरे को इल्म बांट रहे होते हैं। अगर वो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और जिस तरीके से हम सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को जोड़ते हैं, अपनी बात को यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन पर डालते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर मसाइल कितने बच जाएंगे? मसाइल तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ऑलमोस्ट 10% रह जाएंगे। अभी जो 100% है तो 10% तक रह जाएंगे, क्योंकि 10% तक तो फिजिकली काम करना ही होगा। और ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर उनको आना अभी तो बहुत ज़रूरी हो गया है 2022 में, क्योंकि अभी हर रक्शे वाले के हाथ में भी मोबाइल है, सब्जी वाले के हाथ में भी, वो भी स्मार्टफोन, उनको फेसबुक इस्तेमाल करना आता है, उनको यूट्यूब इस्तेमाल करना आता है। तो अभी तो उनके लिए प्रेजेंस जो है वो नागुरीज हो गई है, मतलब उर्दू में एक वर्ड है नागुरीज है या नागुजीर है, नागुजीर। तो नागुजीर मतलब कि अभी उससे जान छुड़ाना जो है ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कि अभी आप अगर नहीं आएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे दुनिया से। बहुत बहुत शुक्रिया वली। मैं दावत दूंगा तमाम लोगों को कि अब्दुल वली के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। वहाँ पर आकर आप लोगों को कनेक्ट करना, सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करना, अपने सोशल मीडिया की प्रेजेंस को बढ़ाना, अपने आप को ब्रांड करना, ये सीखें। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आप बेशक चैम्बर के सदर हों, उसका इम्पैक्ट आपका जो है ना वो बहुत कम हो। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊं कि हमारा अभी एक प्लेटफॉर्म हम लोग बना रहे हैं जिसका नाम है ऑनलाइन सीको। पहले हमारा ऑनलाइन उस्ताद से मैंने स्टार्ट लिया था बहुत 10 साल 12 साल पहले। अभी दूसरा अभी जो हमारा ब्रांड क्रिएट होगा, जो जिस पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे इंशाल्लाह ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से। इसीलिए हमने उसका नाम रखा है ऑनलाइन सीखो, यानी कि आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन सीखो। और हम उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको हर चीज़ सिखाएंगे, और उसको ऐसा सिखाएंगे कि मतलब जब आप उसको सीखेंगे ना तो सीखने के बाद जो है आपको उसको प्रैक्टिकली कर पाएंगे। और अगर उससे पैसे कमाने का होता है तो आप पैसे कमाएंगे, और अगर आपको नौकरी का होता है तो उससे आपको नौकरी मिलेगी, और या पाकिस्तान में हो या बाहर हो तो वो आपको मिलेगी। उसके लिए हमने वेबसाइट का डोमेन भी सेम लिया है onlineseco.com। और इस हवाले से फर्स्ट स्टेप में ये है कि हमारा ग्रुप है ऑनलाइन सीको बाय अब्दुल वली, इस नाम से आप फेसबुक पे जाएं, उसको ज्वाइन करें। अभी उसके तकरीबन 9000 मेंबर्स हैं, और ये भी अभी हमने स्टार्ट किया है, तकरीबन इसको 15-20 दिन हुए हैं। तो इसमें उसको आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे हमारी जो टीम इस वक्त यहाँ पे है, जो ओवर टीम है जो ओवर आएगी फ्यूचर में, वो सब आपकी खिदमत में हाजिर होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस नहीं है उसके, आपको वहाँ पे आपकी क्यूरी हल करके देगी। लाइव सेशंस भी करेंगे, हमारे टीम के मेंबर्स भी करेंगे, मैं भी करूँगा उसमें, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी हवाले से हमारा यूट्यूब का चैनल भी होगा, तो उस पर हम अपने जो भी फ्री कोर्सेज है वो हम वहाँ पे अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं अब्दुल वली को एक छोटी सी पॉइंट समझाना चाहूँगा, और उनकी टीम के लिए मैं पैगाम है, वो ये है कि हम एक इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं एज ए नेशन, और इस नेशन के अंदर इर्तिका होना शुरू हो गया है, बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गया है, और मेजॉरिटी पाकिस्तान को ये इर्तिका नज़र नहीं आ रहा है। यानी बीज से पौधे निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो अभी बहुत छोटे हैं, अभी इसमें फ्रूट आने में टाइम है। लेकिन ये फ्रूट जो है ना ये 3 से 4 साल में आना शुरू हो जाएगा, और इतना ज़्यादा फ्रूट आएगा कि रोड पे भी मिल रहा होगा, गली के कोने पे भी मिल रहा होगा, कोई भूखा नहीं रह सकेगा। इस इल्म की वजह से जो ये लहर आ रही है, समंदर पूरा आ रहा है, एक रेवोल्यूशन आ रहा है जिसका मेजॉरिटी को एहसास नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से कोरोना का एहसास नहीं हुआ लोगों को, लेकिन कोरोना ने पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन लेके आ गया। 80 मिलियन स्मार्टफोन बिके पाकिस्तान में, कोई छोटा नंबर नहीं होता। 80 मिलियन 3 ऑस्ट्रेलिया के बराबर होता है, 20 स्लोवाकिया के बराबर होता है, एक पूरे
ऑनलाइन आ गए हैं, लेकिन इन लोगों को अभी तक ऑनलाइन आने के बाद व्हाट्सएप चलाना आ गया है थोड़ा थोड़ा, फेसबुक पे आईडी बना ली है, यूट्यूब पे चलाना आ गया, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि इससे फ़ायदा क्या उठाना है। अल्लाह मियां ने हम जैसे हमको पैदा कर दिया ना कि दिमाग भी दिया, आंखें भी दी, हाथ भी दिए, कान भी दिए, जिस्म भी दिया, वही सामान एलॉन मस्क को भी दिया है, वही अब्दुल वली को भी दिया है, वो रिहान वाला को दिया है, रिक्शे वाले को भी दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिक्शे वाले को सिर्फ और सिर्फ वो 25-40 हज़ार रुपये कमाता है क्योंकि उसको यही आता है। अब उसके सॉफ्टवेयर को हम थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और इतना ज़्यादा वो अपग्रेड हो जाएगा कि वो आराम से ज़्यादा आमदनी हासिल कर लेगा। ये अभी मजाक लग रहा है लोगों को। और होगा ये कि ये जो कुछ हम और आप स्टेप लिए हैं और जो हमने 20 साल से स्टेप लिए हैं, ये एक्चुअली स्टेपिंग स्टोन्स हैं। ये नीचे ये जो बुनियादें हमने खोदी हैं, हमें शायद नज़र भी नहीं आएंगे। जब बिल्डिंग नज़र आएगी तो हमको शायद कोई जानता भी नहीं होगा कि ये लोग थे जिनकी बुनियादों के ऊपर ये पूरी मंजिल खड़ी होने जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम हिम्मत नहीं कीजिएगा, हारिएगा। 3 से 5 साल लगेंगे और ये हो सकता है कि आप भी नीचे दफन हो जाए, जिस तरह ऑनलाइन उस्ताद दफन हो गया, लेकिन वो एक स्टेपिंग स्टोन था। वो छोटा हो गया अभी, लेकिन वो नहीं होता तो आज तक हम नहीं पहुंचे होते। इस सीढ़ियों की वो हम 7th फ्लोर पे हमें पहुंचना है तो हमें कोई 700 सीढ़ियां क्रॉस करके आना है, तो ये टाइम लगेगा। शायद हम अभी 2nd फ्लोर पे पहुंच गए हैं, 5 फ्लोर अभी और बाकी हैं, लेकिन ये 2 फ्लोर मुश्किल थे। अगले 5 फ्लोर निस्बतन आसान है क्योंकि हज़ारों लोग आ रहे हैं सिखाने। सिर्फ सनी और साकिब की वजह से माशाल्लाह ई-कॉमर्स के अंदर दर्जनों लोग आ गए पढ़ाने के लिए। सिर्फ आपकी वजह से हज़ारों लोग यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू हो गए। तो इन लोगों की मेहनत की वजह से ये इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है जो कि समझ नहीं आ रहा लोगों को। हम उनके लिए टाइम ज़ाया करने वाले लोग ही हैं और शायद हम उनके लिए टाइम ज़ाया करने वाले लोग ही नज़र आएंगे, लेकिन वो हमसे अगले या उससे अगले वाले से सीखेंगे, लाजमन सीखेंगे, क्योंकि नागुज़ीर जैसे आपने कहा हो जाएगा उनके लिए ऑप्शन ही नहीं होगा कि उसके बगैर कुछ कर सकें। तो अपनी हिम्मत जारी रखिएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा। और जो हमारे बाकी साथी हैं जो ऑनलाइन सिखाते हैं, ऑनलाइन की दुनिया से वाबस्ता हैं, वो अभी मेटावर्स को तो बात की बात है, अभी तो अशर भी नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया नॉर्मल इंटरनेट का। मेटावर्स की बात करना ही उनके लिए मुश्किल है, लेकिन आप इंशाल्लाह आज अब्दुल वली और मिकाइल अल्लाह वाला इस पर बात करेंगे, वो ज़रूर सुनिएगा, जाके आपको समझ में आए कि जो 14 साल का आज बच्चा है, जब वो 24 साल का होगा तो दुनिया कितनी फ़र्क हो चुकी होगी। और उसने भी 24 साल का होना है। हम 14 वालों को सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये एक्चुअली वो 14 साल वाली है। जैसे रिहान अल्लाह वाला जब 14 साल का था तो उसने अपना काम शुरू किया, आज वो 48 साल का हुआ है, 48 का हुआ है, तो उसका कुछ थोड़ा बहुत असर नज़र आना शुरू हुआ है। तो 14 वाला आज काम शुरू करेगा तो अगले 5 साल 10 साल 20 साल में उसका असर आएगा, लेकिन आज से वो काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है दोस्तों, भाइयों और बहनों, और हम अगर अपने आप को इस बदलने वाले टाइम में हम लालची हो जाएंगे थोड़े से कि जी हम भी टेम्परेरी काम के लिए फ़ायदा उठा लें, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म फसल है, ये धनिया पुदीना नहीं है, ये 2 हफ्ते में नहीं आएगा। इसका असर 5 से 10 साल और रह गए। 30 साल का जर्नी हो गया है। इंटरनेट की पैदाइश से आज तक 30 साल हो चुके हैं पाकिस्तान में। अब ये जर्नी बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, इतना तेज़ी से आगे जा रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी परेशान है कि अब क्या होने वाला है। लेकिन शायद मैं जब कोरोना आया ना तो मैं कहता था कि मुझे कोरोना के लिए तैयार किया गया। लोग कोरोना के ज़माने में घर में बैठे हुए थे ना, मैं 30 साल से घर में ऐसे ही बैठा हुआ था। तो मैं तो कोरोना के लिए डिज़ाइन किया गया हूँ और मैं कोरोना के लिए बनाया गया हूँ कि मैं हर काम घर से बैठ के करता हूँ। और लोग अब घर से बैठ के करने के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक उनको समझ में नहीं आता। हम कहते हैं ऑनलाइन पढ़ो, वो कहते हैं हमारा तो घर पेशावर में है, हम 4 में रहते हैं, कोयटा में रहते हैं। भाई ऑनलाइन जो है ना वो कहीं नहीं रहते, आप इंटरनेट पे रहते हैं। हम जब कहते हैं न्यूयॉर्क में जॉब कर लो, स्वीडन में जॉब कर लो, तो कहते हैं भाई ये चीचा वतनी से बैठ के हम न्यूयॉर्क में जॉब कैसे करेंगे। उसकी खोपड़ी के अंदर ही नहीं जा रही ये बात कि वो कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है। उसको ये व्हाट्सएप चलाना तो आ गया है, लेकिन वो कभी, क्योंकि वो चाचा से भी कम बात करता है न्यूयॉर्क वाले, तो उसको लगता है कि बहुत दूर जगह है। कोई चीज़ दूर नहीं है, सिर्फ सब चीज़ विद इन अ सेकेंड आप तक पहुँच गई है। ये सिर्फ खोपड़ी की सेटिंग का प्रॉब्लम है और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खोपड़ी की सेटिंग सबसे मुश्किल काम है। हाथ की सेटिंग हो सकती है, पहलवान टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, दिमाग की सेटिंग वाले मंजन अभी तक बाजार में नहीं मिल रहे हैं। वो इंशाल्लाह कोई इंजेक्शन बनाएंगे, बिल गेट्स से कहेंगे भाई एक और वैक्सीन छोड़ दो तो शायद ठीक हो जाए, वरना मुश्किल है, लेकिन आएगा जरूर।
अब्दुल वली का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो माशाल्लाह ऐसी चीज़ें पढ़ाने जा रहे हैं जिसके बाद इंशाल्लाह ताला लोगों को गड़बड़ काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो हलाल तरीके से अपने लिए रिस्क अच्छा कमा सकेंगे। और जिस तरह से अब्दुल वली दुनिया घूमे हुए, 50 से ज़्यादा मुल्क घूमे हुए माशाल्लाह, तो पाकिस्तान में बैठकर आप भी अपने लिए आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब्दुल वली को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इनके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। जैसे ये स्टार्ट होता है मुझे तो उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि आगे लेके जाएंगे, मुझे यकीन भी है कि बहुत सारे लोग आगे लेके जाएंगे। अब्दुल वली आपका बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का और ये काम करने का। पाकिस्तान जिंदाबाद।